सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जो आज आपका यूपी टेट का गणित का पेपर हुआ है उसका पूरा आंसर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को आप लोग मिलाते हुए चलिए। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों 91 नंबर। यदि 10 के घाते 3x बराबर 125 हो तो 10 के घाते ऋण 2x का मान होगा। तो 10 के घाते ऋण 2x का जो मान आएगा वह आएगा 1/25। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 92 है। 16,175 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक होगा। तो भाजक कौन सी संख्या से हम भाग दे रहे होंगे? तो 96। ऑप्शन 4 जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 93 है। 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है। तो 50 से छोटे धन पूर्णांक संख्याएं, 50 से छोटी धन पूर्णांक संख्याएं जो अभाज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 15। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पहला ऑप्शन है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप प्रश्न संख्या 94 है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है और बड़ी संख्या के 4 गुने से छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएं होंगी। तो प्रश्न के अनुसार जब आप संख्याएं निकालेंगे, प्रश्न में 2 कंडीशन बन रहा है, उन दोनों कंडीशन से 2 समीकरण बन जाएंगे। उनसे आप बड़े ही आसानी से संख्याओं को निकाल सकते हैं या ऑप्शन के माध्यम से आप देख सकते हैं कौन सी संख्याओं का जो पेयर है वह सुटेबल है। तो 14 और 5 संख्याएं निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी 4 जो है चौथा ऑप्शन यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 95 है। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह आयत के क्षेत्रफल के बराबर कर देना है। आपको कितना उत्तर मिल जाएगा? 4 सेंटीमीटर। जो आयत की चौड़ाई हो जाएगी वह 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 96 है। 14/33 42/55 21/22 का महत्तम समापवर्तक है। तो इसका महत्तम समापवर्तक HCF जब आप निकालोगे तो 7/330 आएगा। दूसरा जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 97 है। 2√10 का वर्गमूल है। तो इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल आएगा √2 धन √5। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 98 है। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? तो इस आकृति का अगर आप परिमाप निकालते हैं, इसका पूरा परिमाप आप निकालेंगे तो वह आएगा 5 सही 1/3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन तीसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है? तो 99 से अगर आपको देखना है संख्या कौन सी विभाजित होती है, दूसरे ऑप्शन में जो संख्या है 1,14,345 यह जो संख्या है वह 99 से विभाजित होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 100 है। पाई क्या है? तो पाई दोस्तों क्या होता है? पाई अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, यह आपने पढ़ा होगा। तो पहला जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 101 है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। देखिए जो क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य से ज्यादा है। ठीक है, जो क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य का 1.5 गुना है। तो आप सीधे सीधे समझ पा रहे होंगे कि हानि हो रही है। और हानि कितने प्रतिशत की हो रही है? तो हानि जो होगी वह 33 सही 1/3% की होगी। तो पहला जो ऑप्शन है यह यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 2 है। को 12 से भाग देने पर शेषफल है। यहाँ पे संख्या दी गई है
और इसको 12 से भाग देना है। शेषफल कितना आएगा यह आपको देखना है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सीधे आपको भाग दे करके आप देख लोगे तो आपको शेषफल कितना मिल जाएगा 4। तो तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 103 है। यहाँ पे 4 संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है। के गुणनफल में इकाई का अंक होगा, तो यह निकालने के लिए आप जो इकाई के अंक हैं उनका बस आप आपस में गुणा कर लीजिए, फिर जो संख्या बनेगी उसका इकाई का जो अंक होगा वही क्या हो जाएगा इनके गुणनफल के इकाई का अंक। तो तीसरा ऑप्शन जो है 4 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 जो होगा वह इकाई के अंक पे आएगा। इन संख्याओं का आपस में गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसके इकाई के अंक में 4 आएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 104 है। दिए गए आंकड़े का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यांक क्या होगा। तो माध्य देखिए क्या है 4.5 है, तो इसका मध्यांक भी क्या होगा दोस्तों, मध्यांक भी इसका 4.5 होगा। तो तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा 4.5। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे जाता है। तो विचरण का विश्लेषण इसका जो मुख्य श्रेय जाता है वह जाता है R.A. फिशर को। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 106 है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है और इसके मध्य बिंदु दिए गए हैं DEF। अब दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी DE, यह समांतर होगी किसके, जो BC भुजा है इसके। ठीक है, और इसकी आधी भी होगी। अब ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये जितनी भी आपको भुजाएं दिख रही हैं आपस में बराबर दिख रही हैं। और जो आपसे यहाँ पे संबंध है आप देख पा रहे हैं, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC में संबंध पूछ रहा है, यानी कि ये जो छोटा वाला बीच में त्रिभुज बन रहा है, बीच में त्रिभुज बन रहा है और पूरा जो बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, इन दोनों के क्षेत्रफलों में हमें संबंध बताना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि त्रिभुज ABC में 4 ऐसे त्रिभुज बन रहे हैं जिसका जो क्षेत्रफल है वह त्रिभुज DEF के बराबर है। ठीक है, तो त्रिभुज DEF एक त्रिभुज है और बाकी 1 2 3 ये त्रिभुज ऐसे हैं और ये चौथा मान लीजिए आप। तो 4 त्रिभुज ऐसे हैं, 4 गुना है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का, या फिर कह सकते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है वह 4 गुना कम है। तो त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है वह 1/4 है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के। तो ऑप्शन तीसरा जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 107। यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A, ज्यामितीय माध्य G तथा हरात्मक माध्य H हो तो देखिए सबसे अधिक क्या होता है, सबसे अधिक होता है समांतर माध्य। ठीक, और उसके बाद होता है ज्यामितीय माध्य और फिर आता है सबसे छोटा हरात्मक माध्य। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए सबसे पहले समांतर माध्य A सबसे बड़ा, उसके बाद फिर ज्यामितीय माध्य G, फिर उससे छोटा क्या आ जाएगा, हरात्मक माध्य। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 108 है। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर। अब 5 जो है वह अंतर है और गुणा जो हो जाएगा, गुणा जो दिया गया है वह 36 दिया गया है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्या हो जाएगी 4 और 9। ठीक है, 9 चौक 36 होता है, अंतर 5 होता है। इन्हीं के व्युत्क्रमों का आपको अंतर निकाल लेना है। तो अंतर जब आप इनके व्युत्क्रम मतलब इनको उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए, यानी कि 1/5 और 1/9 का अंतर आपको निकाल लेना है। तो हर आप बराबर करेंगे, 1/4 और 1/9 का अंतर आप लोगे तो कितना आ जाएगा, 9 - 4 यानी 5/36 आ जाएगा। ऑप्शन 2 जो हो जाएगा 5/36 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 109 है। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ
प्रतिभावान कौन थे? तो स्वशिक्षित, जिन्होंने ग्रेजुएशन छोड़ा था और फिर खुद से अपने आप को एजुकेट किया था, ऐसे हमारे महान गणितज्ञ कौन हुए हैं? श्रीनिवासन रामानुजन। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा जो हो जाएगा वह रामानुजन जी जो थे, इन्होंने खुद से अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 110 है, किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल, अब सीधे सीधे लंबाई और चौड़ाई में संबंध दिया गया है। जो लंबाई है वह चौड़ाई का 2 गुना है। ठीक है, और ऊंचाई आपको दिया गया है और दीवारों का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। दीवारों का क्षेत्रफल तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 + L + B × H, यही होता है दीवारों का क्षेत्रफल। यही सूत्र आप लगाओगे, इससे आप क्या निकाल लोगे? आप चौड़ाई निकाल लोगे, चौड़ाई से फिर उसके बाद छत का क्षेत्रफल निकालोगे तो 200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 111 है, यदि a/3 = b/4 = c/7 है तो a + b + c/c का मान होगा। तो यह मान जब दोस्तों आप निकालोगे तो यह कितना आएगा? 2 आएगा। चौथा ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 112 है, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो उस दिन पड़ेगा मंगलवार। तो दूसरा ऑप्शन जो, तो उस दिन होगा दोस्तों शनि, तो उस दिन पड़ेगा दोस्तों मंगलवार। ऑप्शन तीसरा जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 113 है, यहाँ पे देखिए संख्याएं, आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे BODMAS वाला रूल लग जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते आएंगे तो हमें उत्तर कितना मिल जाएगा? उत्तर जो आपका आएगा वह 11/64 आएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 114 है, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं। त्रिभुज की रचना कब संभव होती है? जब जो सबसे बड़ी भुजा है वह बाकी दोनों छोटी भुजाओं के योग से छोटी हो। ठीक है, जो बड़ी भुजा हो वह बाकी दोनों भुजाओं की जो लंबाई का योग है उससे छोटी हो। तो यहाँ एक ही ऑप्शन ऐसा आपको दिखेगा जहां पे जो बड़ी भुजा है उसकी जो लंबाई है वह बाकी दोनों भुजाओं के योग से छोटी है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी कब बनेगी? जब एक भुजा 6.3 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा 5.9 सेंटीमीटर की और तीसरी भुजा 4.6 सेंटीमीटर की हो। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 115 है, √3, फिर √4, फिर करणी की घात 4 है और करणी में 5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको आप आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर कह लें या असेंडिंग ऑर्डर कह लें। इसमें जब आप लगाओगे तो सबसे पहले क्या सबसे छोटा लगेगा? तो करणी की घात 4, करणी में 5 सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर √4, फिर √3। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों के प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से माप प्रभावित होंगे? अब यहाँ पे एक आपको मेजरमेंट दिया गया है, इसमें आंकड़े होते हैं, आपको पता है। अब बताया जा रहा है कि और वही क्रम में आंकड़ों को लगा दिया गया है, आंकड़ों को और वही क्रम में लगा दिया गया है। अब अगर हम लोग जो एंड वाले जो दोनों छोर के आंकड़े हैं, जो सबसे छोटा आंकड़ा है और जो सबसे बड़ा आंकड़ा है, इन दोनों को अगर हम हटा देते हैं तो किन के माप पे फर्क पड़ेगा? तो माध्य और बहुलक इन दोनों पे फर्क पड़ेगा और मध्यांक पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मध्यांक क्या है? बीच की संख्या है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 117 है, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलक पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घन
में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग लगा होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर के बाजू वाला एक घन है और उसके सभी फलक जो 6 फलक होते हैं घनों को उसको रंग दिया गया है और फिर उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले मतलब कि 1-1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काट लिया गया है। अब आपको ऐसे घनों की संख्या बता देनी है जिनके केवल एक फलक पे रंग लगा हो। ठीक है, तो इमेजिन आप करोगे, एक फलक को आप इमेजिन कर लो। ठीक है, इस फलक को आप देखोगे जो जितने किनारे पड़ेंगे, जितने किनारे पे पड़ेंगे उनके कई फलकों पे रंग लगा रहेगा और बीच में जो पड़ेंगे उनके केवल एक फलक पे रंग लगा रहेगा। इस प्रकार से आप संख्या निकालोगे तो 54 आएगा। तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 118 है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो पंचभुज के जो अंतःकोणों का योग होता है वह कितना होता है? 540 अंश होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 119 है, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप क्या होगी? अब यहाँ पे पहले कह दिया गया है कि एक खंभा है जिसका 4/7वां भाग कीचड़ में धंसा हुआ है और बोल रहा है कि जो कीचड़ में धंसा हुआ भाग है उसके 1/3 भाग को जब बाहर निकाला जाता है तो पाया जाता है कि जो इससे कीचड़ में धंसा हुआ जो भाग है वह भी अभी भी 8 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रश्न में आपको दिया गया है इस प्रकार से आपको पूरा माप बताना है खंबे का। तो पूरा माप जो आ जाएगा खंबे का वह कितना आ जाएगा? 21 मीटर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 120 है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? तो ए उसी काम को 30 दिन में करेगा अकेले। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिया और अभी मैंने आपको जल्दी से केवल उत्तर बताए हैं। इसकी पूरी व्याख्या अगर आपको देखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। यह सभी सही उत्तर मैंने आपको बताए हैं, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं यह आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जो हैं वह अपना सही उत्तर मिला पाए, सही आंसर अपना देख पाएं। और आपको पूरा डेडिकेटेड वीडियो अगर चाहिए, पूरा आपको अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मैं जब बना दूंगा तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फिर उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सभी जो आपके विषय हैं सभी विषयों का आंसर की आपको बता दिया गया है, कुछ प्रश्नों को एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो सभी आपको लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए और बने रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस मिलती रहें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।